गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है सोमवार और तारीख है 12 फरवरी 2024। आज के महत्वपूर्ण एडिटोरियल को देखेंगे। दो बड़े एडिटोरियल शामिल हैं, साथ ही साथ में द हिंदू की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं न्यूज़पेपर नहीं अपलोड कर पाया था, इसके लिए मेरी तरफ से हार्टली सॉरी है। कहीं इमरजेंसी में मुझे बाहर जाना पड़ गया था, इसके चलते चलते मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया था। फिर भी मैंने कोशिश ज़रूर किया था कि कम से भी कम मैं एडिटोरियल तैयार कर लूं, ताकि फ्यूचर में मैं जल्दी से उनको अपलोड कर सकूं। तो पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात की चर्चा करता है। इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से गल्फ़ कंट्रीज़ भारत की सहायता कर रहे हैं, अन्य कंट्री के रिलेशन और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो रिलेशन हैं भारत के साथ में कैसे चल रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है। देखिए, इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करे हैं। उनमें से एक यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये डिस्प्ले नहीं किया है मोर कन्वर्जेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एकदम दौड़ दौड़ के भारत की तरफ नहीं आए हैं, ना ही उस प्रकार का म्यूचुअल हमको रिस्पेक्ट देखने को मिला है जिस प्रकार का रिस्पेक्ट भारत देता है ऑल लेवल पर, देन द वन विथ यूनाइटेड अरब अमीरात। मतलब जैसे रिलेशनशिप हमारी यूनाइटेड अरब अमीरात की साथ में रही है, राइटर का कहना है कि वैसे किसी के साथ में हमारी रिलेशनशिप नहीं रही है। तो हाल फिलहाल में जिक्र किया जाता है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे। कुछ विजिट वो ऑलरेडी से कर चुके हैं यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो इनकी जो विजिट है वो 13 से लेकर के 14 फरवरी 2024 के बीच में रखी गई है। इसके अंतर्गत वो इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करने वाले हैं एक टेम्पल का, जिसको बिल्ड किया गया है। ठीक है। बोचान बोचास बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित एक मंदिर का वो उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? आबू धाबी में। इस प्रकार से देखा जाए, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में 2015 से ही हमारी रिलेशनशिप ठीक ठाक रही है। एंड पिछले लास्ट 8 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो पिछले लास्ट 8 महीने में हम 3 बार जा चुके हैं, और 2015 से अभी तक देखा जाए तो 7 बार यूनाइटेड अरब अमीरात की विजिट हम लोग कर चुके हैं। अब यूनाइटेड अरब अमीरात का हमारे लिए कितना महत्व है, आखिर इतनी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? तो देखिए, न केवल यूनाइटेड अरब अमीरात इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनर बना है, इसके साथ ही साथ में ये बन गया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंचपिन्स ऑफ द इंडियाज इंगेजमेंट इन द गल्फ रीजन। तो देखिए, खाड़ी क्षेत्रों में भारत की भागीदारी के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक उभर करके ये सामने आ रहा है। इसके अलावा काफ़ी क्लोज सपोर्ट हमको देखने को मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एंड मिस्टर मोदी। कुल मिलाकर के देखा जाए, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और श्री मोदी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी घनिष्ठ होते जा रही है। जिस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है कि ये 27 एकड़ की ज़मीन में बना है। आप सोचिए, 27 एकड़ ज़मीन कितनी होती है। ये लैंड डोनेट किया गया था यूएई की प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड ये सेकंड नंबर का बिग हिंदू टेम्पल माना जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन किया जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में रिसेंट ईयर में। तो जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल बन जाएगा ये दुबई में। इसको पहले नंबर का जो हिंदू टेम्पल था दुबई में ओपन किया गया था, कब? अक्टूबर 2022 के महीने में, और ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा टेम्पल बन गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देशों में अच्छा खासा सहयोग हमको देखने को मिलता है? देखिए, जब COP28 में जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए मोदी दुबई में थे, तो वैश्विक जलवायु मुद्दों पर जो विचार व्यक्त हुए थे, उस समय भी ये क्लियर हो गया है कि भारत जो कहेगा
यूएई उसमें सपोर्ट करने वाला है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इंडिया ने मिलकर के को लॉन्च किया है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। शॉर्टकट में यदि देखा जाए ग्रीन क्रेडिट इंसेंटिव हम किसको बोलेंगे? एक प्रकार से आप भारत की ही बात कर लीजिए कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, भारत की जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि हम कोई भी काम करें, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसमें कार्बन उत्सर्जन कम से कम होना चाहिए। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया है इस इनिशिएटिव को एज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। किस पर आधारित सिस्टम है ये? मार्केट पर आधारित सिस्टम है। इसके अंतर्गत इंसेंटिवाइज किया जाएगा वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस को अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर बाय द वेरियस सेक्टर होल्डर स्टेक होल्डर लाइक इंडिविजुअल कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री एंड कंपनीज। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो ये मार्केट पर आधारित एक मैकेनिज्म है जो कि इंसेंटिवाइज करता है वॉलंटरी, मतलब प्रोत्साहित करता है वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन को कि भाई आप अपने से घोषणा करिए, हम आपके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, आप अपने से घोषणा करिए। ऐसा किसी इंडिविजुअल को बोला गया है, किसी कम्युनिटी को बोला गया है, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को एंड कंपनीज को इसमें बोला गया है, इसलिए इसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। इसके बाद अगला जो पिलर की हम बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर। कैसा हमारा ट्रेड रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में? तो देखिए, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड रहा है 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर के $85 बिलियन हो गया है। इस प्रकार से ये चीज़ यूएई को इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना देता है। इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। एंड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि यूएई फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर माना जाता है इंडिया में। एंड इंडिया यूएई कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया यूएई कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको साइन किया गया था 18 फरवरी 2022 को, मात्र 88 दिनों में, ताकि दोनों देशों के बीच में जो सर्विस सेक्टर का ट्रेड है उसको बढ़ा करके $115 बिलियन किया जा सके 5 साल में। फिर 1 फरवरी 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कि हम साइन करेंगे, रेटिफाई करेंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को यूएई के साथ में, जिसके चलते चलते जो हमारे बायलैटरल इकोनॉमिक इंगेजमेंट है वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में बात करी जाती है। तो 1 फरवरी 2024 को भारत और यूएई के बीच में, ठीक है, एक फिर से ट्रीटी साइन होती है जो कहती है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को और भी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। फिनटेक वाले सेक्टर की यदि हम बात करें जहां पर म्यूचुअल कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, जैसे कि रुपए कार्ड की बात करें जिसके माध्यम से पेमेंट सिस्टम काफ़ी आसान हो गया है, ये इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात में अगस्त 2019 से ही। वहीं यदि देखा जाए जुलाई 2023 से रुपी वाज बीइंग एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजैक्शन एट दुबई एयरपोर्ट, साथ ही साथ में दुबई के एयरपोर्ट में आप जाकर के नोट दे दीजिए, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात अभी हाल फिलहाल में देखा जाए काम कर रहे हैं रुपी दिहरम सेटलमेंट सिस्टम को। इसके अंतर्गत अगस्त 2023 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या किया था? रुपी पेमेंट किया था आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए। आईओसीएल ने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि आप हमें 2 लीटर पेट्रोल दे दो, ये हमसे 100 रुपये रख लो। इस प्रकार का लेन देन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है एनर्जी सिक्योरिटी का। तो एक
एकमात्र ऐसा नेशन माना जाता है इस रीजन में विच हैज़ स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व स्टोर इन इंडिया। एकमात्र ऐसा देश पूरे खाड़ी देश में जिसने क्या काम करके रखा है, स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व स्टोर करके रखा है इंडिया में। सेकंड नंबर में बोला जाता है कि एक एग्रीमेंट है साइन किया गया था इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में, ताकि इन्वेस्ट किया जा सके स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल शॉर्टेज फैसिलिटीज़ मंगलुरु में, और इसमें कम से भी कम $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगला जो सेक्टर है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। जब यूनाइटेड अरब अमीरात ने होस्ट किया था OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग 2019 में, इसने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब उस समय में सुषमा स्वराज हुई थी, तो इनको उन्होंने बुलाया था एज ए स्पीकर, की नोट स्पीकर या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। जबकि बहुत सारे कुछ जो नेशंस थे, पाकिस्तान जैसे देश इसका विरोध कर रहे थे। इसके पहले 2018 में हम क्या देखते हैं, इंडिया जो है गेस्ट ऑनर रहा कंट्री रहा था आबू धाबी फेस्टिवल, ADF फेस्टिवल में। UAE का एनुअल कल्चरल फेस्टिवल माना जाता है। इसके बाद बोला जा रहा है कि जब 2019 में मिस्टर मोदी UAE की विज़िट करे थे, तो इनको कन्फर्ड किया गया था, प्रदान किया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात का टॉप सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ जायद के रूप में। तो ये ऑर्डर ऑफ जायद काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल कर के आता है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी एंड द डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ UAE आर्म फोर्सेस, ये चीफ गेस्ट के रूप में आए थे दिल्ली की रिपब्लिक डे की परेड में जनवरी 2017 में। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उन कुछ देशों में माना जाता है जिनको स्पेशली इनवाइटेड किया गया था G20 समिट में सितंबर 2023 में, और इस समय की जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो इंडिया कर रहा था। IIT दिल्ली की बात करें तो IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस इस्टेब्लिश किया गया है एंड UAE ने ओपन किया है कंसुलेट कहाँ पर, हैदराबाद में, जून 2023 में, वाणिज्यिक दूतावास जिसको बोला जाता है। कुछ स्ट्रेटजिक टाइज की बात करें, देखिए इस रीजन में दोनों ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि क्लोज कोऑर्डिनेशन करके चल रही हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स में, जैसे कि I2U2, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट एशियन क्वाड कंप्राइजिंग। इसमें कौन कौन शामिल है, इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट एंड UAE। I2U2 आगे बोला जाता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसको साइन किया गया था G20 समिट दिल्ली में। इस कॉरिडोर के माध्यम से इंडिया यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए, एंड इस पोटेंशियल राइवल टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको लाने का एक ही उद्देश्य है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है उसको काउंटर किया जा सके। ये जो विजिट अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं काफ़ी क्रिटिकल टाइम में आई है, मतलब ऐसे समय में जहाँ पूरा जो रीजन है वो ओवरलैप कर रहा है, मुद्दा जो है ओवरलैप कर रहा है, कौन सा, इजराइल और गाजा का वार चल रहा है। इस प्रकार से यदि इनकी जो विजिट है और ये कुछ रिजोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं इजराइल गाजा युद्ध के ऊपर, तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम होगा। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बताता है कि कैसे करके हम महिलाओं की भागीदारी को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आज के समय में आप खुद ही देख लीजिए, छोटे लेवल से हम बात करते हैं, ग्राम पंचायत का जो लेवल रहता है वो सबसे छोटा लेवल रहता है। नॉर्मली गांव वाले ये सोचते हैं कि भाई यदि हमने किसी महिला को सरपंच बना दिया ना तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। महिला तो बस घर के काम काज देख ले, थोड़े बहुत खेती बाड़ी का काम देख ले,
इससे ज़्यादा और वो नहीं गज कर सकती है। और ये चीज़ आपको रियल में कब दिखाई देगी कि जब कोई महिला ग्राम पंचायत का चुनाव जीत गई है, सरपंच बन गई है, पंच भी बन गई है, लेकिन कामकाज कैसे चल रहा है, राजनीति कैसे चल रही है, सरकार कैसे चल रही है, पति पत्नी के साइन कर रहा है, कहीं पर भी कोई भी कागज में पत्नी के साइन मार दिए, कहीं भी आना जाना रहा तो पति जाएगा, मतलब नाम है पत्नी का और शासन चला रहा है कौन, पति। इस प्रकार से देखा जाए ना तो हमारी मानसिकता अभी बनी हुई है, भारत इस चीज़ से अभी ऊपर नहीं आ पाया है। ये ग्रामीण लेवल की हम बात कर रहे हैं, यही जो चीज़ है हमको बड़े लेवल पर भी दिखाई देती है, उसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो पॉलिटिक्स में महिलाओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पार्लियामेंट, साथ ही साथ स्टेट असेंबली में, संसद में, राज्य की विधानसभाओं में हमें क्या करना पड़ेगा, कोटा देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। ऐसे करके ही आप जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हैं, ऐसे तो अभी कुछ होता नज़र नहीं आता है। और सरकार इतने चतुराई से काम करी है इस बार, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आपने ला दिए हैं, जनता को खुश कर दिए, वाहवाही लूट लिए कि सरकार महिलाओं के लिए सोच रही है, सरकार महिलाओं की हितैषी है, लेकिन लागू कब करेंगे क्या पता कब, जब तक कांग्रेस की सरकार आ जाए। तो कुल मिलाकर के जो SC ST की महिलाएं हैं उनको 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी महिला आरक्षण विधेयक में, लेकिन सरकार ने बस कानून बना के ऐसे लटका दी है दीवार में, नमूना पेश कर दी है, उसको लागू नहीं करी। वो उसको आप देख सकते हो गए, उसको आप काम में नहीं ला सकते हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए, आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व इंक्रीज हो रहा है पॉलिटिक्स में। अभी हाल फिलहाल में महिलाओं का रिजर्वेशन बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में लास्ट ईयर। अब यहाँ पर डिबेट होती है, क्या जो कोटा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर या पॉलिटिकल पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, ये बेस्ट रूट रहेगा महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मुद्दे हैं अब लगभग शांत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं शांत, उसका एक रीज़न ये है कि सरकार ने तो अब बिल ही पारित कर दी है, तो अब चर्चा भी ख़त्म हो गई है। यदि हम इलेक्शंस की बात करें, वुमेन कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ने ही निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है। कहीं भी किसी भी स्टेट इलेक्शन की यदि हम बात कर लेते हैं तो पार्टिकुलरली यहाँ पर राजस्थान का जिक्र ज़्यादा किया जाता है। राजस्थान केस की यदि हम बात करें, राजस्थान के विधानसभा इलेक्शन में everyone highlighted and criticized the ticket distribution to the women by all political parties। राजस्थान की यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट बांटने पर सभी ने प्रकाश डाला और आलोचना भी करी थी। राजस्थान में देखा जाए विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर के निधन के बाद 199 सीटों पर मतदान हुआ था। ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए पहले 200 सीटों में लड़ना था, अब ये जो 200 हैं इसमें से भी क्या होता है, पता चला कि बीजेपी ने कहा इसमें से 10 सीट हम महिला के लिए, 10 सीट महिला के लिए रख ले रहे हैं, बाकी की सीट में हम पुरुषों को उतारेंगे। ऐसे ही कह रही कांग्रेस, हम भी 10 को ही उतारेंगे महिलाओं को, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो कुल मिलाकर के जब पॉलिटिकल पार्टी टिकट ही नहीं देंगे किसी को खड़ा ही नहीं करेंगे अपने पार्टी से, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे करके आगे बढ़ पाएगा। भाजपा ने 20 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 9 विधानसभा में प्रवेश करने में सफल रही थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, भाजपा की महिला उम्मीदवारों की सफलता की दर लगभग 45%, मतलब 50% रही। 20 को उतारे, 10 आ गई, 10 जीत गई, जो पार्टी के पुरुष उम्मीदवारों की सफलता दर से बहुत कम है।
पुरुषों की कितनी है सफलता की दर? 60% है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 179 को खड़ा किए थे, तो उसमें से 100 लोग ये जीत के आ गए। वहीं यदि देखा जाए टोटल 28 वुमेन कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की 28 महिला क्या थी उम्मीदवार खड़ी हुई चुनाव में। इसमें से भी 9 जीत पाई थी राजस्थान असेंबली में। मतलब इनकी जो सक्सेस दर रही थी वो 32% रही, बीजेपी से भी काफ़ी कम आप कह सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनी गई महिलाओं की जो संख्या है वो कांग्रेस और बीजेपी के बराबर ही है। हालांकि परसेंटेज के संदर्भ में देखा जाए कांग्रेस की तुलना में भाजपा लोग ज़्यादा सक्सेस रहे, भाजपा की महिलाएं ज़्यादा सक्सेस रहे। अब वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है इसके बारे में, आप अब ये जो रिजल्ट क्लियर दिख गया है भाई, उनको एकदम क्लियर चीज़ दिखाई दे रही है कि पुरुष ज़्यादा जीत रहे हैं, महिलाएं कम जीत रही हैं। पुरुषों को ज़्यादा खड़ा करो, महिलाओं को बस नाम के लिए कि कोई बोल ना सके कि बीजेपी महिलाओं को टिकट नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो उतना ज़्यादा इंथुसिस्टिक्स नहीं दिखाई दिया था, उत्साही नहीं दिखाई दिए थे कि हम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, उसको लेकर के वो उतना ज़्यादा खुश नहीं थे। साथ ही साथ ना ही इस प्रकार का उत्साह हमको वोटर्स में दिखाई दिया। वोटर लोग खुद, उनको ये लगता है कि कहाँ है महिला है, क्या करेगी ये हम लोगों का, कितना दौड़ा धूप करेगी ये। कोई आदमी रहेगा तो वो दौड़ेगा धूपेगा, हमारे लिए कुछ करेगा, ये महिला क्या करेगी हमारे लिए। ये सोच के ना वो पुरुषों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये वोटर्स लोगों को लगता है। इसके बाद यदि हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ जाएं ना, तो पहली जो न्यूज़ आई है वो पाकिस्तान से रिलेटेड आई है। पाकिस्तान में हाल फिलहाल में देखा जाए तो यहाँ पर आम चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं, और यहाँ पे इस बार ऐसा रहा था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है ना, वो कुल मिलाकर के यहाँ पर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब उनकी पार्टी, साथ ही साथ में जो निर्दलीय लोग खड़े हुए हैं वो लोग बढ़त बनाए हुए थे। और बोला जा रहा है कि जो वहाँ की आर्मी सपोर्टेड गवर्नमेंट रहे थे, जो अभी हाल फिलहाल में चल रही थी गवर्नमेंट, उसका पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन आज हम ये न्यूज़ में देख रहे हैं कि कुछ की पॉलिटिकल पार्टी सेटअप हुई हैं, वो कुछ प्रयास कर रही हैं ताकि गठबंधन वाली सरकार का निर्माण कर सकें पाकिस्तान में। तीन जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, संडे के दिन काफ़ी तेज कर दिए हैं उनके इफ़ोर्ट्स को कि वो फॉर्मेशन कर सकें एक कोएलिशन गवर्नमेंट का, आफ्टर इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री फेस्ड ए हंग पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। तो आप देख सकते हैं जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे ये त्रिशंकु रहे हैं। तीन शंकु, तीन के बीच में फंस गई है ना, बहुमत किसी को भी नहीं आ पाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अनाउंसमेंट किया था कि 264 आउट ऑफ 265, 265 में से 264 सीटों का रिजल्ट की यदि हम बात करें, और टोटल यहाँ पर 266 मेंबर नेशनल असेंबलीज हैं। इसमें से 265 में शायद ये चुनाव कराए रहे होंगे। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम बैक्ड बाय जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान ए तहरीक ए इंसाफ। ज़्यादातर जो यहाँ पर इंडिविजुअल जिनको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है जनता का, उसमें पाकिस्तान के पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जो क्रिकेटर रहे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, वो काफ़ी सपोर्टर माने जाते हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई। इन्होंने 101 सीट जीती हैं। इसके बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल एन पार्टी है, इसको 75 सीट मिली हैं।
विच टेक्निकली इज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है। आगे बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है बिलावल जरदारी भुट्टो की, इसको 54 सीट मिली है। एंड कराची बेस्ड मुत्ताहिदा कवामी मूवमेंट पाकिस्तान MQMP को 17 सीट मिली है। एंड अदर जो स्मॉलर पार्टीज रही हैं उनको 12 सीट मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ आई है, नॉर्मली देखा जाए ना तो ये MSP को लेकर के है। तो क्या है ये न्यूज़, क्यों चर्चा में रही है, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, नॉर्मली देखा जाए ना तो जो फार्मर्स लोग हैं वो MSP को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। MSP हम किसको बोलते हैं? MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रहता है ना, सरकार क्या काम करती है, हर साल बुआई के पहले MSP की घोषणा कर देती है। जैसे अभी देखा जाए, गेहूं की बुआई हाल फिलहाल में हुई है, गेहूं की, चना की, इन सब की बुआई हुई है ना। तो बुआई के ठीक पहले सरकार बोल देती कि हम गेहूं को लेंगे 1800 या फिर 1900 रुपया क्विंटल। ठीक है, पिछली बार सरकार ने खरीदी थी 1800 में, इस बार सरकार ने इसका दाम बढ़ा दी है। पिछली बार का MSP 1800 था, इस बार का MSP उन्होंने 1900 कर दी। इसका एक रीज़न ये रहता है कि एक तो सरकार ये इंश्योर करती है कि गरीबों को पेट भरना है, पेट पालना है, इसलिए मुझे किसानों से ये गेहूं खरीदना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है, किसानों को अच्छी खासी रकम मिल जाती, मतलब उनकी फसल का सही दाम सरकार देती है, इसलिए सरकार MSP की घोषणा करती है। दूसरा जो उद्देश्य रहता है, उसको यदि लग रहा है कि इस बार मार्केट में गेहूं की कमी चल रही है, तो वो क्या काम करेगी, MSP बढ़ा देगी और किसानों को बोलेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उपजाइए। किसानों को भी लगेगा सरकार ज़्यादा पैसा दे रही, हम ज़्यादा गेहूं बोते हैं अपने खेतों में, इसलिए सरकार MSP देने का काम करती है। तो मिनिमम सपोर्ट की यदि हम बात करें तो MSP जो है एक प्रकार से सरकार की गारंटी है कि भाई हम 1900 में आपकी गेहूं खरीदेंगे। MSP का रिकमेंडेशन कौन करता है? एक कमेटी बनाई गई है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं CACP। CACP बोला जा रहा है, मतलब CACP। एक C से क्या हो गया, कमीशन बना दिए हैं। A से क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और सेकंड जो C है, कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट एंड प्राइस। C फॉर क्या हो गया, हमने कमीशन बनाए हैं। A फॉर क्या है, एग्रीकल्चर। CP क्या हो गया, कॉस्ट एंड प्राइस हो गया। तो हम ऐसा कमीशन बनाए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि कॉस्ट एंड प्राइस बता रहा है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट लग गई, किसानों को लागत कितनी लग गई, मार्केट में गेहूं की डिमांड कितनी है, एंड सप्लाई हम कितनी कर पा रहे हैं। इस हिसाब से ये लोग MSP का निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ मार्केट प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी किस प्रकार से चल रही है। अब ये CACP क्या है, CACP जो है कुल कुछ नहीं है, ये सरकार से अटैच्ड एक ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना करी गई थी 1965 में। एक और कमेटी है, क्या है इसका नाम, CCEA। क्या नाम रखा गया है इसका, शॉर्टकट में CCEA रखा गया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसके हेड रहते हैं प्रधानमंत्री। ये फाइनल डिसीजन लेते हैं कि भाई MSP कितनी दूंगा। कुल मिला के सरकार ने वो कमेटी बनाई जरूर है, लेकिन सरकार चला अपना ही रही है। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि MSP के अंतर्गत आ जाती हैं? तो देखिए, CACP कहता है कि 22 फसल के लिए हम MSP जारी करेंगे। एंड FRP दी जाती है शुगर केन को। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि एफआरपी जो है शुगर केन को दी जाती है और ये डायरेक्ट किसानों को नहीं देते हैं, वो मिल मालिकों को देते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा सरकार किनका कराती है? मिल मालिकों का कराती है। अब वो मिल मालिकों के ऊपर है कि भैया वो किस रेट में किसानों से गन्ना खरीदेंगे। तो टोटल 22 फसलें हैं। एंड देखा जाए जो मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, जो अनिवार्य फसलें हैं, वो 14 हैं खरीफ सीजन की, 6 हैं रबी क्रॉप की एंड 2 अदर कमेरिकल क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो हमने टोटल 22 बोले हैं ना, तो 14 क्रॉप्स हैं खरीफ सीजन की, 6 हैं रबी की एंड 2 हैं अदर कमेरिकल क्रॉप्स हैं। इसके बाद एक न्यूज़ आई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम देख लेते हैं। शॉर्टकट में इस पक्षी को हम बोलते हैं GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान की स्टेट बर्ड मानी जाती है, राजकीय पक्षी मानी जाती है एंड ये इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड मानी जा रही है। इनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है, इनकी संख्या बहुत कम बची है। ठीक है, एंड कुल मिलाकर के देखा जाए ग्रासलैंड फ्लैक्सिक स्पीसीज ये मानी जाती हैं। जहाँ पर ये पाई जा रही है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर घास का अच्छा खासा मैदान आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो जनसंख्या है राजस्थान एंड गुजरात के थोड़े से एरिया में सीमित हो गई है, कुछ स्मॉल पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाती है। बहुत सारे खतरों को ये झेलते रहती हैं, जैसे कि इनका जो हैबिटाट है लॉस हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में एग्रीकल्चर का एक्सपांसन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, बिजली के तार खींच दिए जाते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की यदि हम बात करें तो IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में हम इनको रखे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन इस पक्षी को दिया गया है।